शिवानी और मनीष गार्गी जी और मनोहर जी के बड़े बेटे बहू थे। मनोहर जी की 3 संतानें थीं। बड़ा बेटा मनीष, उसके बाद बेटी रूबी और फिर सबसे छोटा बेटा गौतम। मनीष बहुत ही सीधा साधा लड़का था और जब से शिवानी ब्याह करके उसके घर आई थी, शिवानी को काफ़ी कुछ झेलना पड़ता था। वैसे तो मनीष शिवानी से बहुत प्यार करता था, लेकिन ससुराल में बाकी लोगों का व्यवहार बहुत अलग था। मनोहर जी और गार्गी जी सास ससुर होने का कुछ ज़्यादा ही रौब शिवानी के ऊपर झाड़ते थे और उसे कुछ भी कहीं भी बोलने से बाज नहीं आते थे। यही लक्षण उनकी बेटी रूबी के भी थे, भाभी को कभी भी कुछ भी बोल देना। गौतम ऐसा नहीं था, वह काफ़ी समझदार था, इसलिए वह काफ़ी सोच समझकर तमीज के साथ अपनी भाभी से बात करता था और उनके दुख को भी बहुत अच्छे से समझता था। लेकिन मनीष को शिवानी का दुख समझ में नहीं आता था। मनीष खुद तो शिवानी को कभी कुछ नहीं कहता था, बल्कि उसका पूरा ख्याल रखता था। लेकिन मनीष की सबसे बड़ी कमी यह थी कि उसके घर वाले जब शिवानी को बात बात पर जलील करते थे तो वह उनका विरोध नहीं करता था। मनोहर जी और गार्गी का तो समझ में आता था कि वह उसके माता पिता थे, इसलिए वह उनका विरोध नहीं करता होगा। लेकिन छोटी बहन रूबी, वह भी अपनी भाभी को बेइज्जत करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ती थी, लेकिन मनीष उसको भी कुछ नहीं कहता था। शिवानी का आत्मसम्मान उस घर में तार तार हो रहा था। वह चाहती थी कि उसका पति उसके लिए आवाज़ उठाए, लेकिन ना मनीष खुद उसके लिए कभी आवाज़ उठाता था, ना ही उसे कुछ बोलने देता था। मनीष का कहना था, यह सब कुछ कितने दिनों चलेगा, खुद ब खुद सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। रूबी ब्याह करके अपने ससुराल चली जाएगी, माँ पिताजी की उम्र ढल जाएगी, तो अपने आप ही सब कुछ सही हो जाएगा। तुम क्यों फालतू में कुछ बोलकर रिश्ते खराब करना चाहते हो? मैं तो तुम्हारा ख्याल रखता हूँ ना, तो जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। शिवानी का दुख शायद मनीष समझ ही नहीं पाता था और यह सब सहते सहते शिवानी भी अब इन सब चीज़ों की आदी हो गई थी और चुपचाप सब कुछ सहन करती जा रही थी। हाँ, कभी कभी देवर गौतम से वह अपने दिल की बात ज़रूर करती थी, क्योंकि गौतम ही उस घर में ऐसा था जो उसके दुख को देख भी रहा था और समझ भी रहा था। पर वह क्या कर सकता था? वह तो उसका देवर था, या तो पति का काम था कि उसके सम्मान के लिए आवाज़ उठाए। गौतम कई बार अपने भाई मनीष से बोलता भी था कि भैया, आप अपनी पत्नी के सम्मान के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? भाभी को घर में जिसे जो मर्जी बोलकर निकल जाता है, हमेशा बेइज्जत कर जाता है। उन्हें घर का सदस्य तक नहीं समझा जाता, बल्कि घर में काम करने वाली एक नौकरानी समझा जाता है। लेकिन आप कभी भी अपनी पत्नी के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। इससे आपकी पत्नी का मान सम्मान धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और वह एक नौकरानी की ज़िंदगी जीने लगेंगी। लेकिन मनीष उल्टा गौतम को ही बोलता, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। एक बार शादी हो जाने दो, देखता हूँ तुम अपनी पत्नी का कितना साथ दे पाते हो, वह भी अपने माँ बाप और भाई बहन के खिलाफ जाकर। जिन रिश्तों में हम पल बढ़कर बड़े हुए हैं, हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। और पत्नी को क्यों दुख होगा जब उसका पति उसका सम्मान कर ही रहा है? मैं तो शिवानी के सम्मान में कभी कोई कमी नहीं छोड़ता, न उसे किसी बात की कमी होने देता हूँ, तो उसे कोई दुख नहीं होता होगा। यह सब तुम्हारे मन का वहम है। शिवानी बहुत खुश है। गौतम को पता था मनीष के आगे सर फोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में आने वाला नहीं और दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। रूबी की भी अब शादी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वह जब भी ससुराल से आती तो अपनी भाभी शिवानी को बेइज्जत करने से बाज नहीं आती और अभी भी मनीष कुछ नहीं बोलता। मनोहर जी और गार्गी तो शिवानी के साथ बदतमीजी करते ही थे। गौतम जब यह सब कुछ देखता तो उसने सोच लिया था कि वह अपनी पत्नी के साथ यह सब कुछ कभी भी नहीं होने देगा और उसकी पत्नी शिवानी के जैसी ज़िंदगी कभी भी नहीं जिएगी। यह मनीष भाई की गलती है कि उनकी पत्नी यह सब कुछ झेल रही है। खैर, इसी तरह से वक्त बीता और गौतम की भी शादी हो गई और वसुधा उस घर की छोटी बहू बनकर आ गई। अब जो खेल इतने दिनों से शिवानी के साथ मनोहर जी, गार्गी जी और रूबी खेल रहे थे, उन्होंने वही खेल वसुधा के साथ खेलना शुरू कर दिया। पहले ही दिन गार्गी जी ने वसुधा को देर से उठने के लिए ताना मारा। यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने कि 6 बजे कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल रही हो? वसुधा चुपचाप गार्गी जी को देख रही थी, क्योंकि वह नई नवेली दुल्हन थी। तब तक रूबी ने भी नहले पर दहला मारा और बोला, इनकी माँ ने कुछ सिखाया होगा तब तो, कुछ आता होगा तब तो, बस मेकअप करना आता है और क्या। चलो अब जल्दी से नहा धोकर किचन में लग जाओ, यहाँ तुम बेटी नहीं हो कि तुम्हें पकाकर खिलाया जाएगा। वसुधा हैरान थी कि शादी के अगले दिन ही नई बहू से कोई इस तरह से इतना कड़वा कैसे बोल सकता है। तब तक मनोहर जी भी वहाँ आ गए और उन्होंने बोला, बहू, यहाँ पर भोर में उठ जाने की आदत डाल लो,
यह तुम्हारा मायका नहीं है। सुबह 5 बजे नहा धोकर तुम मुझे रसोई घर में दिखनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। वसुधा को कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले। तब तक गौतम अपने कमरे से बाहर निकल आया। वह इतनी देर से यह सारी बकवास सुन रहा था और इंतजार कर रहा था इन तीनों के एकत्र होने का, ताकि वह जवाब दे सके। मनोहर जी, गार्गी जी और रूबी तीनों वहाँ पर खड़े होकर वसुधा को ताने मार रहे थे और मनीष और शिवानी चुपचाप एक किनारे पर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहे थे। तभी गौतम ने तेज आवाज में बोला, खबरदार, जो मेरी पत्नी को किसी ने कुछ भी बोला, यह इस घर की बहू है और उसको इस घर में पूरा मान सम्मान मिलना ही चाहिए। क्या गलती की है इसने? सुबह 5 बजे उठकर रसोई घर में जाकर यह क्या करेगी? क्या 5 बजे उठकर अगर यह नाश्ता बना देगी तो सब लोग 6 बजे नाश्ता कर लेंगे, जबकि आप लोग खुद 7 बजे सोकर उठते हो? तो यह 5 बजे से रसोई घर में क्या करेगी? तो यह बकवास बात है तो मेरी पत्नी से आइंदा करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका जो फ़र्ज़ है यह बखूबी निभाएगी, लेकिन इसके साथ किसी ने भी कोई बदतमीज़ी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रूबी दीदी, तुमसे अपना ससुराल तो संभलता नहीं है और मायके संभालने चली आती हो। मेरी पत्नी को संस्कार सिखाने की बातें कर रही हो, और खुद तुम्हारे अंदर कितने संस्कार हैं? तुम तो खुद इतनी बेकार हो कि ससुराल में कभी रहते ही नहीं हो, हर वक्त मायके में ही विराजमान रहती हो। इस पर गार्गी जी ने बोला, खबरदार, जो रूबी को कुछ भी बोला। पत्नी के आते ही बहन पर रोब झाड़ने लगा, लेकिन गौतम आज चुप होने वाला नहीं था। उसने बोला, हाँ, मेरी पत्नी इस घर में मेरे भरोसे आई है तो उसके मान सम्मान का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। मैं मनीष भैया नहीं हूँ कि आप लोग मेरी पत्नी की बेइज्जती करते रहेंगे और मैं सहता रहूँगा। आइंदा ख्याल रखिएगा, मेरी पत्नी के पीछे मैं खड़ा हूँ। अगर उसे किसी ने कुछ भी बोला तो मैं भूल जाऊँगा कि आप लोग कौन हैं। मेरा एक ही नियम है, सम्मान दो और सम्मान पाओ। जैसा आप लोग मेरे लिए मायने रखते हैं, वैसे ही अब मेरी पत्नी भी मेरे लिए मायने रखती है, और इस मान सम्मान के साथ मैं कभी कोई समझौता नहीं कर सकता। यह बात याद रखिएगा। यह बात गौतम ने इतने कड़े लहजे में कही थी कि सबको समझ में आ गया था कि अगर किसी ने भी वसुधा के साथ कुछ भी बदतमीजी की या शिवानी की तरह वसुधा का जीवन खराब किया तो गौतम उन लोगों को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि गौतम मनीष के जैसा नहीं है। और उसी दिन के बाद से किसी ने भी वसुधा को कोई ताने नहीं मारे। वसुधा उस घर में आराम से रहती थी, लेकिन वह देखती थी कि शिवानी का उस घर में कोई भी मान सम्मान नहीं है, क्योंकि मनीष इतना सब हो जाने के बाद भी शिवानी के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाता था, जबकि गौतम ने उसे लाख बार समझाया था। शिवानी शादी के इतने सालों बाद भी वैसा ही बेकार जीवन जी रही थी, क्योंकि सब लोग शिवानी को बोलने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। लेकिन वसुधा को इन सारी दिक्कतों का कभी भी सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि हर कदम पर उसका पति उसके साथ खड़ा था। इसलिए यह सब कुछ देखकर अब धीरे धीरे वसुधा का मन भी बढ़ने लगा था, और वह भी जब तक शिवानी को कुछ भी बोल देती थी, क्योंकि उसे पता था शिवानी पलटकर जवाब नहीं देगी और ना ही मनीष भैया कुछ बोलने वाले हैं। इसलिए वह शिवानी को कुछ भी बोलकर निकल जाती थी। यह शिवानी और उसके पति की कमी थी कि वह सब बातें सुनते थे और कोई जवाब नहीं देते थे, जबकि शिवानी और मनीष उस घर के बड़े बेटे बहू थे और घर के छोटे उनके ऊपर हुक्म बजाते थे। खैर, ऐसे ही एक दिन शिवानी की सास आंगन में फिसल कर गिर गई थी, क्योंकि बारिश हुई थी और आंगन भीगा हुआ था। लेकिन उसके लिए भी वह गालियां शिवानी को दे रही थी कि उसने वक्त पर आंगन का पानी सुखाया क्यों नहीं। अगर उसने वक्त पर सारा पानी वाइपर से साफ कर दिया होता और पोछा मार दिया होता तो वह नहीं फिसलती। लेकिन शिवानी क्या बोलती, बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही थी। शिवानी ने बस इतना ही बोला, इसमें मेरी क्या गलती है मम्मी, बारिश तो अभी भी हो रही है तो आंगन कैसे सूखेगा। इतना बोलना था कि शिवानी की सास ने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। मनीष ने आज भी कुछ नहीं बोला। शिवानी चुपचाप खड़ी होकर रो रही थी कि गौतम वहां पर आ गया और उसने बोला, क्या भाभी, आप अपने सम्मान के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाती? जब तक आप खुद अपने लिए नहीं बोलेंगी कोई आपको कुछ नहीं समझेगा, आपको अपने लिए कदम उठाना ही पड़ेगा। शिवानी बहुत दुख में थी और वह गौतम के छाती से लगकर रोने लगी, क्योंकि उसकी पीड़ा तो उसके पति को भी समझ में नहीं आ रही थी। तब तक वसुधा वहां पर आ गई और इतने दिनों में उसे समझ में आ गया था कि शिवानी का क्या सम्मान है इस घर में। और शिवानी को इस तरह से अपने पति से लिपट कर रोता देख उसने भी एक ताना मार दिया, वाह भाभी, देवर को ही फंसाने में लग गई। अपने पति से मन नहीं भरता क्या कि मेरे पति को फंसा रही हो? वसुधा ने बस अपने धुन में यह सब कुछ बोल दिया था और वह बहुत अच्छे से जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर इतने दिनों में उसे भी शिवानी को ताना मारने की आदत जो पड़ गई थी,
तो उसने उसे दुखी करने के लिए ही ऐसा बोल दिया था, लेकिन आज वसुधा का बोला उसके ऊपर भारी पड़ चुका था। आज मनीष का आत्मसम्मान भी उसे धिक्कारने लगा था कि उसके होते हुए उसकी सीता जैसी पत्नी के ऊपर कोई ऐसा लांछन कैसे लगा सकता है। और मनीष ने बहुत ही तेज आवाज़ में बोला, खबरदार, जो तुमने शिवानी के लिए एक भी गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया। गौतम को भी वसुधा की बातें बहुत ही बुरी लगी थी, लेकिन गौतम ने मनीष से बोला, खबरदार भैया, जो मेरी पत्नी से ऐसी आवाज़ में बात की, मैंने किसी को भी अपनी पत्नी से ऊंची आवाज़ में बात करने का अधिकार नहीं दिया है। किसी को भी हक नहीं है मेरी पत्नी से कुछ भी बोलने का। उधर यह सब बातें सुनकर वसुधा भी चौड़ी हो रही थी कि देखो, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरा पति मेरे लिए खड़ा है। गौतम ने आगे बोला, यह आपकी गलती है भैया कि आपने घर में सबको हक दे रखा है आपकी पत्नी को कुछ भी बोलने का। यह आपकी कमी है जिसका आज सब फ़ायदा उठा रहे हैं, और यह कल की आई मेरी पत्नी भी अब इसका फ़ायदा उठा रही है। भैया, मुझे पता है कि मेरी पत्नी ने बहुत ही गलत बात बोली है, और मैं उसकी गलती का उसे एहसास दिलाऊंगा, और उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन उसे कुछ भी बोलने का अधिकार मैं आपको नहीं दे सकता। एक बात आपको फिर से समझाना चाहता हूँ भैया, शायद इस बार बात आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इस बार बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यह मेरी पत्नी से ज़्यादा आपकी गलती है कि आपने घर में सबको इतनी छूट दे रखी है कि कोई भी भाभी को कुछ भी बोलकर निकल जाता है, और आप उससे कोई जवाब नहीं मांगते। इसीलिए आज वसुधा का मन इतना बढ़ गया कि उसने आपकी पत्नी के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा दिया। उसने भाभी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो भाभी को भी उसे पलटकर जवाब देना चाहिए था, लेकिन आपने ना खुद कभी आवाज़ उठाई है, ना ही भाभी को कभी आवाज़ उठाने दी है, और यही आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। अगर वसुधा ने भाभी को कुछ गलत बोला तो भाभी को उसका जवाब देना चाहिए था, इसलिए आज मामला इतना बिगड़ चुका है। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, नहीं तो आप लोगों का जीवन नर्क हो जाएगा। आज मनीष और शिवानी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि उनकी चुप्पी उन्हें किस मोड़ पर ले आई है। मनीष ने आज बहुत ही तेज़ आवाज़ में दहाड़ा। मनीष की आवाज़ सुनकर सब लोग आंगन में जमा हो गए। मनीष ने बहुत ही ज़ोर से बोला, अगर आइंदा किसी ने भी इस घर में वसुधा से कुछ भी बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवानी इस घर की बड़ी बहू है, और उसे बड़ी बहू का सम्मान मिलना ही चाहिए। आइंदा जिसे जो कुछ भी बात शिवानी से करनी है, एक मर्यादा के दायरे में करेगा। गलती से भी शिवानी के साथ कोई बदतमीज़ी मत करना, नहीं तो उसका अंजाम भुगतने को तैयार रहना। और हाँ माँ, आज आपने शिवानी के ऊपर हाथ उठा दिया सो उठा दिया। आपकी पहली और आखिरी गलती समझकर मैं माफ़ कर रहा हूँ। गलती से भी दोबारा मेरी पत्नी के ऊपर हाथ उठाने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा कि आप मेरी माँ हो, क्योंकि कोई भी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। और जितना आपका मेरे ऊपर हक है, उतना ही शिवानी का भी मेरे ऊपर हक है। अगर आइंदा से आपने या घर में किसी ने भी शिवानी के ऊपर हाथ उठाने की गलती की तो शिवानी सीधा पुलिस स्टेशन जाकर घरेलू हिंसा का केस लगाएगी आप लोगों के ऊपर, और मैं उसका साथ दूंगा। और हाँ, आइंदा से कभी शिवानी से ऊंची आवाज़ में भी बात करने की कोशिश मत कीजिएगा। और रूबी, खबरदार, जो तुमने शिवानी के किसी भी मामले में अपना मुंह खोला या शिवानी को कुछ भी बोला, जाकर अपना ससुराल संभालो। अब तुम शादीशुदा हो और मायके आने का बहुत शौक़ है, और हर वक्त मायके में ही रहने का शौक़ है ना, तो अपनी माँ तक ही सीमित रहो। मेरी पत्नी के करीब आने की कोशिश भी मत करना। मनीष का रौद्र रूप देखकर रूबी काँप उठी थी और सोच लिया था कि अब वह ज़्यादा मायके के पछड़ों में नहीं पड़ेगी और ससुराल में ही अपना वक्त बिताएगी। और माँ ने भी इशारों इशारों में रूबी को बोल दिया था कि चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो अब की तेरी बारी होगी। दोनों भाई तेरे से बिल्कुल चिढ़ चुके हैं। मनीष ने आगे बोला, अगर अभी भी आप लोगों के दिमाग में बात नहीं घुसी है तो मैं और शिवानी आज अभी और इसी वक्त यह घर छोड़कर जाने को तैयार हैं। इस नरक में जीने से अच्छा है कि एक छोटे से कमरे में प्यार की ज़िंदगी गुजारी जाए। यह कहकर मनीष शिवानी को लेकर कमरे में चला गया। आज मनीष का रौद्र रूप देखकर सबको समझ में आ गया था कि अगर अब किसी ने शिवानी को कुछ भी कहा तो उनकी खैर नहीं। आज शादी के इतने दिनों बाद शिवानी को ऐसा लगा कि आज उसे पति का प्यार मिला है। शिवानी रूम में जाकर मनीष के गले लगकर रोने लगी और बोली, इतनी देर क्यों कर दी मेरे लिए आवाज़ उठाने में? अब तो मेरी सारी उम्मीदें भी खत्म हो चुकी थी। मनीष शिवानी से माफ़ी मांग रहा था और बोल रहा था, बस जितना सहना था तुमने सह लिया। मेरी गलती की वजह से अब तुम्हें कुछ भी सहने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम आराम से रहो। और हाँ, अगर कोई तुम्हें कुछ भी कहता है तो तुरंत उसका जवाब दो। किसी की कोई बात सहने की ज़रूरत नहीं है।
और अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे साथ अलग घर में चलकर रहने को भी तैयार हूँ, क्योंकि बहुत कष्ट झेले हैं तुमने जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था। और शिवानी मनीष के गले लगकर रोने लगी। उधर गौतम ने वसुधा की ओर रुख किया। वो चुपचाप खड़ी थी और उसे पता था कि उसने बहुत गलत बातें अपने मुंह से निकाल दी थी, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। उसे तो लगा था कि हर बार की तरह वह ताना मार कर निकल जाएगी। गौतम वसुधा को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था और उसने बोला, तुमने जो किया है ना, उसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे और भाभी के बारे में ऐसा बोलने की? वसुधा और घबरा गई। गौतम का गुस्सा देखकर वसुधा ने अपना बचाव करते हुए बोला, अरे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तुम्हें क्या कहा है? मैंने तो बस भाभी को ऐसे ही ताना मार दिया था। इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? और भाभी को ताना मारा था तो उसके बदले भैया गुस्सा हो चुके हैं, तो अब तुम क्यों चिढ़ रहे हो? गौतम ने बोला, देखो वसुधा, तुमने जो भी शब्द बोले ना भाभी और मुझे लेकर, उससे सिर्फ भाभी के चरित्र पर सवाल नहीं उठते, बल्कि मेरे चरित्र पर भी सवाल उठते हैं। क्या अगर मेरे और भाभी के बीच कुछ गलत है तो सिर्फ भाभी ही चरित्रहीन है? मैं चरित्रवान हूँ। और जो भी औरतें ऐसा कुछ बोलती है ना, यह सोचकर कि उसने अगली औरत को ताना मारा है, नहीं, उसने अपने पति के चरित्र पर उंगली उठाई होती है। जब तुम यहाँ ब्याह करके आई हो तो इस घर में तुम्हारे पर कोई एक उंगली नहीं उठा सकता। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ। क्या कभी कोई तुम्हारे चरित्र पर कोई एक उंगली उठा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। और मुझे भी पता है कि तुम एक बहुत ही चरित्रवान महिला हो, लेकिन आज तुमने मेरे चरित्र पर तो उंगली उठा दी ना। भाभी को तुमने जो बोला वह भाभी और भैया जाने, क्योंकि उनके बीच पति पत्नी का रिश्ता है। लेकिन तुमने अपने पति के ऊपर, उस पति के ऊपर जो तुम्हारे ऊपर अंधा विश्वास करता है और हर कदम पर तुम्हारा साथ देता है, उस पति के चरित्र पर आज तुमने अपने कटु वचनों से उंगली उठा दी है, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। वसुधा को समझ में नहीं आ रहा था कि नासमझी में वह क्या बोल गई है और उसके शब्द इतने बड़े हो जाएंगे और गौतम उसे इस तरह से अपने दिल पर ले लेगा। लेकिन गौतम का एक ही कहना था, चरित्रहीन सिर्फ औरत नहीं होती, उसके साथ वह मर्द भी होता है जिसे लेकर उसके लिए बातें बनाई गई होती हैं। और तुमने भाभी के लिए ऐसी बातें बोलकर मुझे चरित्रहीन साबित कर दिया है, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। भले ही दुनिया की नज़रों में तुम मेरी पत्नी हो, और तुम्हें हमेशा मैं पत्नी का सम्मान दुनिया की नज़रों में दूंगा, लेकिन इस बंद कमरे के अंदर तुमने मुझसे सम्मान पाने का सारा हक खो दिया है। वसुधा चुपचाप जमीन पर बैठ गई, यह सोचते हुए कि अपनी गलती की वजह से आज उसने अपने पति का प्यार खो दिया।